इरफान अंसारी जी और हफीजुल अंसारी, ये दो लोग जब भी कुछ बोलते हैं कोई ना कोई रायता फैलाते हैं। मीन इनके मुंह से कुछ भी निकला तो कुछ ना कुछ अनाप शनाप ही निकलेगा। आप हिंदू हैं? जी बिल्कुल। आपके लिए गीता होगा, पुराण होगा, रामायण होगा और कई आपके धर्म की धार्मिक किताबें होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कौन है? संविधान? अगर आपको ऐसा कोई सवाल कर दे या चुनने की बात हो तो आप किसको चुनेंगे? बिल्कुल। सुप्रियो भट्टाचार्य जेएमएम के नेता बार बार कह रहे कि लैंड स्टेट इशू, लैंड इशू। तो मेरा कहना है कि आप डिसाइड कर लीजिए पहले, ये लैंड इशू है या धार्मिक इशू है। आप मार्केट करके, गृह युद्ध करके, बवाल कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते से जा रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल है नहीं, यानी कि आप संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान को पूरी तरह से दरकिनार कर रहे हैं। इस दोहरी राजनीति, इस दोहरे चरित्र के जो है हम खिलाफ। आज तक हमारे देश में नमाज कैसे पढ़ा जाएगा, पूजा कैसे की जाएगी, क्या इसका कोई कानून बना है? नहीं, कोई कानून नहीं है। लेकिन वक्फ के लिए कानून बना हुआ है। 1954 में कानून बना, 1995 में अमेंडमेंट किया गया, 2013 में अमेंडमेंट किया है। 2013 में कहा गया कि अगर आपने वक्फ की प्रॉपर्टी को इनक्रोच कर दिया तो ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा और आपको 2 साल की सजा दी जाएगी। आप 13 की बात कर रहे हैं, 14 में सरकार बनी, 5 साल चली, फिर 19 में सरकार बनी, 5 साल चली। उन 10 सालों के दरमियान में आप लोगों ने चेंजेस नहीं लाए, अचानक कैसा अभी वो जरूरत पड़ गया? भारत के संविधान ने ये कहा है कि जिनकी सरकार आएगी उनके पास राइट है। सरकार ने अपने राइट को यूज करके कानून को पास किया। आपकी कल को अगर सरकार आती है तो आपके पास अधिकार रहेगा इस बिल को रिपील करने का, रिपील कर दीजिएगा। हफीजुल अंसारी का जो बयान है वो कोई धर्म वाले कॉन्टेक्स्ट नहीं है, वो क्लियरली वक्फ बोर्ड के कॉन्टेक्स्ट में आया है, जो कि एक सेक्युलर लॉ पार्लियामेंट ने पास किया है और आप उसके विरोध में खड़े, यही हमारा ऑब्जेक्शन है। सचर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टीज को ठीक से मैनेज किया जाए तो 12,000 करोड़ रुपए साल का आएगा और अभी के कैलकुलेशन लगभग 20,000 करोड़ इसको पकड़ सकते हैं। झारखंड सरकार के मंत्री हैं हफीजुल अंसारी और उनका एक बयान, एक स्टेटमेंट, 20 सेकंड का एक वीडियो 2 दिनों से सुर्खियों पर है। कई खबरें हुई, कई लोगों ने जवाब दिया, सब लोगों ने अपने अपने तरीके से उसको जस्टिफाई किया। लेकिन जिनके द्वारा उस 20 सेकंड के क्लिप को काट कर अपने फेसबुक और बाकायदा बीजेपी के तमाम जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं या तो तमाम बड़े बड़े लीडर्स हैं जिन्होंने डाला, वो हमारे साथ हैं, अजय शाह हैं और प्रवक्ता हैं भाजपा के। इन्होंने ही वो क्लिप न्यूज़ 11 के इंटरव्यू से काटा और तमाम जगहों पर गई, फिर वो खबर की तरह ट्रेंड किया, लोगों ने बातचीत उस पर शुरू कर दी। सबकी अलग अलग प्रतिक्रिया, किसी ने समर्थन किया, किसी ने विरोध किया। आपको क्या दिक्कत हो गया हफीजुल साहब से? नहीं, बात हफीजुल साहब की नहीं है या बात इरफान अंसारी जी की नहीं है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग अभी वक्फ जो बिल उसके विरोध में जो सड़क पर उतर रहे हैं या फिर इसके विरोध में कहीं पर भी बातें कर रहे हैं, तो साफ साफ वो इसी बात को कह रहे हैं कि हम जो है संविधान के साथ खड़े और ये बिल जो है संविधान के खिलाफ है, ये उनका स्टैंड है। यानी कुल मिलाकर के संविधान के पैरामीटर को रख करके बिल को सही या गलत बताया जा रहा है। तो जब आप संविधान को पैरामीटर रख के किसी चीज़ को सही गलत बताए जाएंगे तो आपसे सवाल उठना जो है लाजमी है। तो जब मैंने हफीजुल अंसारी जी का वो इंटरव्यू देखा तो उस इंटरव्यू में साफ साफ उन्होंने कहा कि भाई जो रिलीजियस लॉ है उनका, जो शरिया है, शरीयत लॉ को उन्होंने कहा कि हम संविधान से पहले रखते हैं और जब भी दोनों में से एक को चूज़ करना होगा तो हम शरीयत को चूज़ करेंगे। तो इसी पे हमारा ऑब्जेक्शन था कि आप पहले इस चीज़ को साफ कीजिए, जनता को भ्रमित करने की स्थिति नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि बार बार कांग्रेस के लोग हो, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग, ये लोग बार बार संविधान के नाम पर अगर आप कह रहे हैं तो इनको हमेशा संविधान के प्रति स्टैंड करना चाहिए। तो जब मैंने देखा उस वीडियो में कि साफ साफ यहाँ संविधान को जो है सेकेंड दर्जा दिया जा रहा है शरीयत के मुकाबले, तो मैंने इस मुद्दे को उठाया। और बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, इसके पहले भी आप देखेंगे तो इरफान अंसारी जी और हफीजुल अंसारी, ये दो लोग जब भी कुछ बोलते हैं कोई ना कोई रायता फैलाते हैं। मीन इनके मुंह से कुछ भी निकला तो कुछ ना कुछ अनाप शनाप ही निकलेगा। उदाहरण के लिए हफीजुल अंसारी जी ने एक बार कहा कि भाई गृह युद्ध होकर के रहेगा, गृह युद्ध के चांसेस बन रहे हैं हमारे झारखंड में या फिर भारत में। और एक और बयान उसी इंटरव्यू में, एक और बात वो कहते हैं कि मुसलमान जो है वो सब्र में गया है, कब्र में नहीं गया। मतलब कहने का मतलब ये है कि मुसलमान जो है वो पेशेंस रखे हुए हैं। बात कही कि मारकाट होगा, जी बिल्कुल, बवाल मचेगा, बवाल वर्ड यूज़ किया था, बवाल मचेगा। इसके पहले कहा था गृह युद्ध की बात कही। इरफान अंसारी की बात करें तो हजारीबाग गया, उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष कमज़ोर नहीं है। अब आप देखेंगे कि हमारे, अगर हम सिर्फ झारखंड की बात करें तो झारखंड के कॉन्टेक्स्ट में मैं हूँ या फिर हमारे
अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी या कोई भी नेता है, आप देखेंगे जब इन दोनों का बयान आता है तो उसके रिएक्शन में ही हमने कुछ कहा है, यानी इनके तरफ से एक भड़काऊ बात कही जाती है तो हम उसके प्रति रिएक्ट करते हैं। तो हमारा स्टैंड यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है, जो आपने जिक्र किया कि भाई आप क्लियर कर लीजिए कि आप संविधान के साथ हैं या संविधान के खिलाफ है। अगर आप संविधान के साथ नहीं है तो क्लियरली बोलिए कि हम संविधान के साथ नहीं है, और जनता को डिसाइड करें, जनता को भ्रमित करके, जनता को मिसलीड करके जो वोट लेने की स्ट्रैटेजी है, हम इसके खिलाफ हैं। आप हिंदू हैं? जी बिल्कुल। आपके लिए गीता होगा, पुराण होगा, रामायण होगा और कई आपके धर्म की धार्मिक किताबें होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए सर्वश्रेष्ठ कौन है? संविधान? अगर आपको ऐसा कोई सवाल कर दे या चुनने की बात हो तो आप किसको चुनेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सीधी सी बात है कि हम जब अपने डेली लाइफ में करते हैं, मान लीजिए कोई काम करते हैं या फिर हम किसी कानून का पालन करते हैं, तो वहाँ पर दो तरह की चीज़, एक तो रिलीजियस अफेयर हो गया, एक हो गया सेक्युलर अफेयर हो गया। जो भारत में रिलीजियस अफेयर है, जो धार्मिक जो लोगों की मान्यता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे बुद्धिज्म हो, धार्मिक मान्यताओं में कभी भी संविधान या कानून इसमें इंटरफेयर नहीं करता। इनफैक्ट आर्टिकल जो 25 हमारे संविधान का, वो इसकी आज़ादी देता है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ कंसियंस है, फ्रीडम ऑफ प्रोफेस है, फ्रीडम ऑफ प्रोपोगेशन है, हम अपने हिसाब से अपने धर्म को मान सकते हैं। तो उस स्फेयर में तो कानून कभी क्लैश ही नहीं करता। जब भी संविधान की बात आएगी, कानून की बात आएगी, तो हम उन्हीं चीज़ों की बात करेंगे जहाँ पर संविधान और कानून एंटर किया है। तो ऐसी शायद कोई जगह नहीं जहाँ पर ये दोनों क्या एक दूसरे से क्लैश करते हैं। तो ये बात ही नहीं है कि दोनों में से एक को चुनना हो तो मैं किसको चुनूंगा, ये बात कभी आएगी नहीं। लेकिन अगर आप कह रहे कि हम इसको चुनेंगे, तो वो तभी हो सकता है जब आप अपने डे टू डे लाइफ में कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर आपको रिलीजन को ऊपर रखना। उदाहरण के लिए वक्फ की अगर पर्टिकुलरली बात करें, तो वक्फ बोर्ड, लोकसभा ने वक्फ बोर्ड को पास कर दिया, राज्यसभा ने पास कर दिया, प्रेसिडेंट अपना हस्ताक्षर कर देता है, और संभवतः ये सुप्रीम कोर्ट में आप चले भी गए हैं। ठीक है, तो संभवतः सुप्रीम कोर्ट भी फैसले जो है उसके पक्ष में फैसला देने वाली है। यानी कि संविधान की जितनी प्रक्रियाएं हैं, उन सारी प्रक्रियाओं को पालन करके हम वक्फ का कानून लेकर के आए हैं। तो आप जब उसको पालन करने की बात आ रही, तो आप यहाँ पर संविधान को चैलेंज करके आप बोले कि नहीं, हमारा जो है रिलीजन या फिर शरीयत, खास करके शरीयत अगर बात करें तो ठीक है। अगर आप शरीयत की बात करते हैं तो शरीयत आप केवल सिविल लॉज में बात की करते, क्रिमिनल लॉज में फिर शरीयत की बात आप नहीं करते। तो आप अपना आपका सेलेक्टिव इंटरप्रिटेशन है। जहाँ आपको लगेगा कि शरीयत से हमें कुछ फ़ायदा मिल रहा है तो मैं शरीयत आना चाहिए, जहाँ लग रहा नुकसान आना चाहिए वहाँ पर शरीयत नहीं आना चाहिए। तो इंडिया में जो कानून हमारा जो बना, जैसे इंडिया जो सेक्युलर स्टेट है, ठीक है, सेक्युलर कंट्री है, लेकिन सेक्युलर कंट्री में रिलीजन को पूरी तरह से डिस्कार्ड नहीं किया गया। मतलब रिलीज, जैसे कि यूएस का जो सेक्युलरिज्म है या फिर ब्रिटेन के सेक्युलरिज्म की बात करें, फ्रांस के सेक्युलरिज्म की बात करें, तो वहाँ पर देयर इज कंप्लीट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स। वहाँ पॉलिटिक्स रिलीजन के बीच सेपरेशन है। पर हमारे देश में जो सेक्युलरिज्म अपनाया गया, यहाँ पर सेपरेशन नहीं है, सभी धर्मों का सम्मान भी किया गया है और साथ साथ में सेक्युलर लॉज दोनों एग्जिस्ट करते हैं। तो हफीजुल अंसारी का जो बयान है वो कोई धर्म वाले कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, वो क्लियरली वक्फ बोर्ड के कॉन्टेक्स्ट में आया है, जो कि एक सेक्युलर लॉ पार्लियामेंट ने पास किया है और आप उसके विरोध में खड़े, यही हमारा ऑब्जेक्शन है। इनका कहना है कि संविधान सम्मत नहीं हुआ, बहस नहीं हो पाई, मुद्दों पर बातचीत नहीं हुई, हमसे पूछा ही नहीं गया। जिनका कानून है या जिनके बेहतरी के लिए बातचीत हो रही है, उनके रहनुमाओं से बातचीत ही नहीं हुई, विरोध हो ही रहा था। तो ये कह रहे कि एकदम संविधान विरोधी सब कुछ हुआ है। आप लोग इसको कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि वक्फ का जो एक कानून लाया गया, इस कानून को लाने से पहले 40,000 जो कंप्लेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स में आ चुके थे। 40,000 कंप्लेन में लगभग 10,000 कंप्लेन मुस्लिम कम्युनिटी के थे, 30,000 कंप्लेन जो गैर मुस्लिम कम्युनिटीज़ के थे। केरला से बहुत सारे कंप्लेंट्स आए हुए थे। तो सबसे पहला डिमांड तो वहाँ से होना चालू हुआ। डिमांड आने के बाद में इस बिल को बनाया गया। बिल बनाने के बाद में बिल को डायरेक्ट पास नहीं किया गया, जबकि सरकार चाहती तो पास कर सकती थी, पर सरकार ने बिल को जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में भेजा, जहाँ जेपीसी में कई सारे मेंबर्स, उनके बीच में बहस हुई। उसके बाद में लोकसभा में जो इनके साथ खड़े थे उन्होंने विरोध में वोट किया, जो हमारे साथ थे हमने किया, राज्यसभा में यही हुआ और इस पर सिग्नेचर हो गया। अब कोई भी कानून कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं है, ये सवाल है। ठीक है, सवाल पे हम स्टिक रहते हैं कि ये कानून संवैधानिक है या नहीं है। तो हमारा जो संविधान है, संविधान का अगर आप आर्टिकल 21 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 21 एक टर्म यूज़ करता है, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये देखेगी कि कोई कानून पास हो रहा है तो उसमें जो प्रोसीजर है, यानी जो कानून पास करने की प्रक्रिया, उसका पालन किया गया है कि नहीं किया गया है, ये हमारे संविधान में लिखा हुआ है। लेकिन मेनका गांधी का जब केस हुआ था, मेनका गांधी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि हमारे संविधान का इंटरप्रिटेशन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होगा। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मतलब आम शब्दों में अगर बात करें तो विधानसभा हो या फिर लोकसभा हो, राज्यसभा हो, आपके पास पूरे नंबर भी है और कोई कानून आप पास कर देते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा कि कानून जो है वो फेयर है कि नहीं, रीजनेबल है नहीं कि नहीं, संवैधानिक है या फिर नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आपको देता हूँ,
नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, यानी कि सरकार ने कहा कि हम एक कमीशन बनाएंगे जो जजेस को अपॉइंट करेगा, ठीक है। पूरे भारत के इतिहास में संभवतः यही एक ऐसा कानून था जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इसमें एक साथ थी, ठीक है। विधानसभा भी एक साथ थे, लोकसभा, राज्यसभा, सारी पॉलिटिकल पार्टीज। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, ये कानून आप लागू नहीं कर सकते क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है, ठीक है। आर्टिकल 370 भी आपने चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया नहीं भाई ये जो है कॉन्स्टिट्यूशनल है। सीए को भी चैलेंज किया, सीए का भी प्रक्रिया चल रहा है। आधार को भी आपने चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार भी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल है। तो प्रक्रिया पालन हो गई। अब ये बिल कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं ये सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगा इस बात का। तो आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले आप इसको खुद ही बता दे रहे हैं कि ये बिल जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल पाथ से इसका विरोध कर रहे हैं। मतलब आपका पाथ जो विरोध है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं। आप कह रहे हैं बवाल मचेगा, गृह युद्ध होगा, मारकाट कर भी रहे हैं, बंगाल में कर भी रहे हैं। तो आप मारकाट करके, गृह युद्ध करके, बवाल कह रहे हैं कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ते से जा रहे हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल है नहीं, यानी कि आप संविधान की बात कर रहे हैं और संविधान को पूरी तरह से दरकिनार कर रहे हैं। इस दोहरी राजनीति, इस दोहरे चरित्र के जो है हम खिलाफ है। अच्छा, उनका और एक आरोप है जो लोग विरोध में हैं इस 2025 के संशोधन से जी। उनका कहना है कि रिजिजू जी ने स्टेटमेंट दिया कि हम महिलाओं को इसमें जगह देंगे। दूसरा है कि उन्होंने कहा कि हम पासमंदा मुसलमानों को जगह देंगे। उसके बाद एक बड़ा विरोध जो उनका है कि गैर मुस्लिमों को इसमें क्यों जगह दिया जा रहा है। 95 वाले संशोधन में एक तो महिलाओं को जगह दिया गया है और पासमंदा मुसलमान कई जगह पे हैं वक्फ कमेटी में, ठीक है। फिर आप लोग ये गैर मुस्लिम वाला क्यों कर रहे हैं? ठीक है, देखिए सबसे पहली बात यह है कि वक्फ में आपको समझना पड़ेगा कि वक्फ में संशोधन की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसा कि अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में कहा कि 2013 में अगर अमेंडमेंट नहीं आया होता तो हमें ये बिल लाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो लॉजिक्स है वक्फ में संशोधन क्यों होना चाहिए। सबसे पहला तो लॉजिक ये है कि आए दिन किसी ना किसी प्रॉपर्टी को ये वक्फ घोषित कर दे रहे हैं। कभी कह दिया कि सूरत का म्यूनसिपल काउंसिल का बिल्डिंग हमारा है, कभी बोल दिया आपने तमिलनाडु का पूरा गांव हमारा है, कभी आपने कह दिया कि द्वारका में 2 आइलैंड है, आइलैंड ही हमारा है, कभी कह उत्तर प्रदेश का राजभवन हमारा है। तो ये सिलसिला कहीं रुक नहीं रहा है, तो इसीलिए वक्फ संशोधन की ज़रूरत है। दूसरा, वक्फ का पर्पस क्या? वक्फ का पर्पस एक आम इंसान है, एक आम मुस्लिम है, उसने एक प्रॉपर्टी दी और कहा कि ये जो है अल्लाह के नाम पे मैं इस प्रॉपर्टी को दान देता हूँ और इसका रिलीजियस यूज़, धार्मिक यूज़ हो या फिर इंसानियत के लिए इसका यूज़ हो। लेकिन ये देखा गया ग्राउंड पे कि वक्फ के प्रॉपर्टीज़ में कंप्लीट मिसमैनेजमेंट है। कुछ वक्फ की प्रॉपर्टीज़ में मैरिज हॉल चलाया जा रहा है, बैंक्वेट हॉल चलाया जा रहा है। कर्नाटक में एक वक्फ की जी कर्नाटक में एक वक्फ की प्रॉपर्टी को 5 स्टार होटल बनाने के लिए दे दिया गया और कहा गया कि भाई यहाँ पर जो किराया है वो 12,000 रुपये बस किराए में दिया गया, एक 5 स्टार होटल को वहाँ पर दिया गया। तो इन तमाम मिसमैनेजमेंट को देखते हुए तीसरी सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस की सरकार ने सचर कमेटी बनाई थी कि सचर कमेटी का मैंडेट था कि माइनॉरिटीज़ के लिए क्या किया जाए। सचर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अगर वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को ठीक से मैनेज किया जाए तो 12,000 करोड़ रुपए साल का आएगा और अभी के कैलकुलेशन लगभग 20,000 करोड़ इसको पकड़ सकते हैं। और सचर कमेटी ने कहा कि भाई जो महिलाएं हैं उसमें आने चाहिए, लोअर बैकवर्ड मुस्लिम्स भी उसमें आने चाहिए। इन सब चीज़ को देखते हुए हमने वक्फ में जो अमेंडमेंट किया है। अब आपके सवाल का जवाब कि भाई इसमें गैर मुस्लिम्स को आपने क्यों डाला। गैर मुस्लिम्स को इसीलिए डाला गया है क्योंकि वक्फ के नाम पे जो आप प्रॉपर्टी इंक्रोच कर रहे हैं वो ज़्यादातर आप गैर मुस्लिम्स के प्रॉपर्टी को इंक्रोच कर ले रहे हैं। तमिलनाडु में किसान जब अपने प्रॉपर्टी बेचने के लिए जाता है रजिस्ट्रार ऑफिस तो उसको कहा जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी को वक्फ डिक्लेयर कर दिया गया है और इसीलिए आपको वक्फ का एनओसी चाहिए, उसको बेचने के लिए चाहिए। बहुत ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पर कर्नाटक वगैरह में मंदिरों की जो प्रॉपर्टीज़ उसको अचानक से बोल दिया गया कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ है। सूरत म्यूनसिपल काउंसिल बिल्डिंग का जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, या कई सारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश का राजभवन वाला। तो वक्फ का जो टारगेट हमेशा रहा है पिछले हम देखें 50-60 सालों में, तो वो टारगेट हमेशा गैर मुस्लिम ज़मीन या सरकारी ज़मीन। चूँकि गैर मुस्लिम ज़मीन को आप इनक्रोच कर रहे हैं, सरकारी ज़मीन को इनक्रोच कर रहे हैं, इसीलिए नया जो मैनेजमेंट बना है उसमें सरकार की तरफ से डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आ गया पिक्चर में और गैर मुस्लिम्स का रिप्रेजेंटेशन भी इसमें आ गया। अब आप कहेंगे कि गैर मुस्लिम्स को आप कैसे डाल सकते हैं भाई, क्योंकि ये तो धार्मिक चीज़ें हैं। हिंदू न इस बोर्ड में तो कोई मुस्लिम नहीं। मैं वही बात आ रहा हूँ इसमें 2 चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि जहाँ पर आप मुझे एग्जाम्पल बताइए कि हिंदुओं के बोर्ड्स है, जैसे मान लीजिए शिरडी साईं बाबा का है या फिर वैष्णो देवी का बोर्ड है और इन बोर्ड्स ने अचानक से कहा कि मुस्लिम की कोई प्रॉपर्टी हमारी और उस पर कब्जा अचानक से मिला। ऐसा कोई एग्जांपल्स जो है नहीं आया है कि मुस्लिम्स की प्रॉपर्टी को इनक्रोच कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पर आने का मतलब नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात ये
कि किसी भी धार्मिक, जैसे कि ये वक्फ बोर्ड की हम बात कर रहे हैं, जैसे मैं मान लीजिए अयोध्या का एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। अयोध्या के मंदिर में भगवान राम की आरती कब होगी, पूजा की पद्धति कब होगी, प्रसाद में वितरण क्या होगा, मतलब कि टाइमिंग क्या होगी, ये पूरी तरह से रिलीजियस अफेयर है। इसको कौन डिसाइड करेगा? जिनको रिलीजन का मालूम है, या तो पंडित डिसाइड करेंगे या हिंदू धर्म से लोग डिसाइड करेंगे। लेकिन उस मंदिर में, बड़े कॉम्प्लेक्स में इलेक्ट्रिसिटी का प्रवाह कैसे होगा, ड्रेनेज कैसे चलेगा, कोई सिविल का काम कैसे होगा, ये कौन डिसाइड करेगी? टेक्निकल टीम डिसाइड करेगी। वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ है, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ में कुछ प्रॉपर्टीज़ जो है वो मस्जिद और कब्रिस्तान के नाम पर है, और बाकी जो मैंने आपको बताया कि उसमें मैरिज हॉल चल रहे हैं, बला फलान ठीक है चल रही है। इस बिल में कोई नहीं आपको डिक्टेट कर रहा है कि आप नमाज कैसे पढ़ेंगे, कब्रिस्तान में आप किस तरह से करेंगे, या आप शादियाँ कैसे करेंगे। रिलीजियस अफेयर्स को यहाँ बिल्कुल टच नहीं किया गया। यहाँ टच किया गया केवल लैंड के मैनेजमेंट को। लैंड का मैनेजमेंट आप नहीं कह सकते कि ये जो है धार्मिक भावना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये, आप आज तक हमारे देश में नमाज कैसे पढ़ा जाएगा, पूजा कैसे की जाएगी, क्या इसका कोई कानून बना है? नहीं, कोई कानून नहीं है। लेकिन वक्फ के लिए कानून बना हुआ है। 1954 में कानून बना, 1995 में अमेंडमेंट किया गया, 2013 में अमेंडमेंट किया गया। अगर कोई कानून पार्लियामेंट से बन रहा है, इसका मतलब है कि वो एक सेक्युलर अफेयर है, तभी उसके लिए कानून को बनाया जा रहा है। तो ये बात कह के पूरी तरह से मिसलीड कर रहे हैं कि हमारी धार्मिक चीज़ों को जो टच किया जा रहा है, धार्मिक चीज़ों को टच नहीं किया रहा। लैंड का मैनेजमेंट, और लैंड मैनेजमेंट की बात करें तो लैंड मैनेजमेंट जो भी करेगा वहाँ पर जो भाई डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर पिक्चर में आएगा ही आएगा। जैसे यहाँ लैंड मैनेजमेंट हमने एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को डाला है, दूसरा डाला है कि कैग से ऑडिट भी किया जाएगा, और तीसरा डाला है कि पूरे के पूरे प्रॉपर्टीज़ को डिजिटाइज किया जाएगा, एक अच्छे उसको स्ट्रीमलाइन करके हम सामने लेकर के, जिसकी यहाँ पर ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में कोई भी जब कानून बनता है तो जाहिर सी बात है, कानून बनता है तो कानून बनने के बाद में कुछ चैलेंजेस आते हैं, मालूम चलता है कि हाँ यहाँ पर कुछ कमी हो गई, उसको फिर आगे किया जाए, रेक्टिफाई किया जाता है। हमें इसका वेट करना चाहिए। और कानून तो बन गया, वक्फ का एक्ट बन गया, अब इसका एक रूल्स भी आएगा। रूल्स आने से चीज़ें और क्लियर हो गई कि एग्जैक्ट इसका निटी-ग्रिटी क्या है ना है, तब जाकर के रिएक्शन देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर 2013 में जो कांग्रेस पार्टी ने अमेंडमेंट किया था, मैं आपको 2013 का अमेंडमेंट मैं अगर थोड़ा सा हम टच करें, पीछे टच करें, तो ब्रिटिश के समय में वक्फ कानून बना। 1954 में कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन नेहरू जी ने वक्फ को एक स्टैट्यूटरी बॉडी का स्टेटस दे दिया। एक स्टैट्यूटरी बॉडी 1954 में ना 1995 में आते आते नरसिम्हा राव, 95 का टाइम याद कीजिए, बाबरी मस्जिद का डिमोलिशन हुआ था। कांग्रेस को एकदम बेचैनी थी कैसे करके मुस्लिम समुदाय को हम खुश करें। तो 1995 में इन्होंने कहा कि वक्फ ट्रिब्यूनल की घोषणा कर दी, और कह दिया कि भाई जो अब जो केसेस है वक्फ ट्रिब्यूनल जाएंगे, उसका सेपरेट कोर्ट देखेगा जो कि मुस्लिम्स बदलेंगे। 2013 में जाते जाते 2012 में अन्ना के मूवमेंट के बाद में ये डिसाइड हो चुका था कि कांग्रेस की सरकार अब जाने वाली है। इन्होंने अपने सबसे बड़े वोट बैंक को टारगेट करने के 2013 में दो चीज़ें चेंज की। पहला चेंज किया कि 2000 के ट्रिब्यूनल्स के फैसले को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, ट्रिब्यूनल्स का फैसला अंतिम हो जाएगा। और दूसरा चेंज किया कि अगर आप वक्फ की प्रॉपर्टी, वक्फ जो है सब जगह इनक्रोच कर रहा है, 2013 में कहा गया कि अगर आपने वक्फ की प्रॉपर्टी को इनक्रोच कर दिया तो ये क्रिमिनल ऑफेंस होगा और आपको 2 साल की सज़ा दी जाएगी। और अगर आप डेटा देखेंगे तो जितना इजाफा हुआ है, यानी कि 1947 में वक्फ के बाद लगभग 30,000 एकड़ की प्रॉपर्टी थी, आज के समय लगभग 9 लाख एकड़ की प्रॉपर्टी है, और इसका लगभग 40% जो इजाफा है वो 2013 के बाद हुआ है। यानी 2013 में आपने कानून इतने स्ट्रॉन्ग कर दिए इनके फेवर में कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं रही, और धीरे धीरे ये प्रॉपर्टी बढ़ती जा रही है। और ये प्रॉपर्टी अगर आज भी रुक जाए तब भी ठीक है, पर ये सिलसिला रुकने को तैयार नहीं। और मैं आपको एक और चीज़, बहुत गंभीर बात यहाँ पर बताऊँगा कि जब इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो कांग्रेस का नारा था लैंड टू लैंडलेस, यानी लैंड जिनके पास नहीं हम उनको लैंड देंगे। उसके बाद पूरे के पूरे देश में क्या आया था, सीलिंग एक्ट आया था, जिसमें कि जिन लोगों के पास ज़मीनें ज़्यादा थी उन पर सीलिंग लगा दिया गया, और उसको उठा करके जिनके पास ज़मीन थी उनको दिया गया। ये पूरे के पूरे इंडिया में हुआ। लेकिन उसके पहले, यानी कि कहने का मतलब है कि उस समय जिनके पास भी 100 एकड़ 500 एकड़ ज़मीनें थी, तो वो अगर होती तो ऑटोमेटिक गवर्नमेंट उसको लेकर के सीलिंग कर दिया होता। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं, प्री इंडिपेंडेंस, यानी 500 साल पहले हमारे दादा परदादा ने 1000 एकड़ ज़मीन जो है वक्फ को दी थी। यानी ये लैंड सीलिंग एक्ट से भी ये उसमें बचने की एक तरकीब है, और इसके कारण से इनकी प्रॉपर्टी जो लगातार बढ़ती जा रही है। आप लोगों ने, आप 13 की बात कर रहे हैं, 14 में सरकार बनी, 5 साल चली, फिर 19 में सरकार बनी, 5 साल चली,
उन 10 सालों के दरमियान में आप लोगों ने चेंजेस नहीं लाए, अचानक कैसा अभी वो जरूरत पड़ गया? नहीं, देखिए, अचानक की बात नहीं है। मान लीजिए कि बीजेपी पहली बात तो एक प्रचंड बहुमत के साथ कह सकते हैं कि 2014 में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार आई। उसके पहले वाजपेयी जी की भी सरकार थी, तो वाजपेयी जी के पास इतना नंबर्स नहीं थे। तो हमारे बहुत सारे एजेंडाज हैं, हमारे बहुत सारे जो कोर इश्यूज है बीजेपी के, जो शुरू से रहे हैं। लाइक उन कोर इश्यूज़ में मान लीजिए कि आर्टिकल 370 एक बहुत बड़ा इशू था, हमने उस पर काम किया। राम टेम्पल पे हमने काम किया। तो हमारे जो भी इश्यूज़ हैं, यानी जो भी जिसको हम कोर इश्यूज़ मानते हैं अपनी भारतीय जनता पार्टी में, उसको हम एक एक करके हम सारे के सारे इश्यूज़ को कर रहे हैं। और आप ये देखिए कि यही एक ऐसी सरकार है जो सरकार पिछले पूरे जितने सरकारों का जो रायता फैलाया हुआ था, पिछली सरकारें हमेशा डिसीजन लेने में घबराती थी। डिसीजन मेकिंग में मोदी सरकार जो है ये बिल्कुल परफेक्ट है। और जितने डिसीजंस लिए जा रहे हैं सारे, जब आप देखिए जब डिसीजन यहाँ पर लिए जाते हैं तो फैसले लेते वक्त रेजिस्टेंस एक होता है, एक हलचल सी होती है, बवाल की स्थिति लोग पैदा करते हैं, लेकिन बाद में चीज़ें बहुत स्मूथ हो जाती है। 370 हमने हटाया तो क्या कहा कि पूरे देश में खून की नदियाँ बह जाएगी। 370 हट भी गया, वहाँ पर चुनाव भी हो गए, सीएम भी बन गए, बहुत स्मूथली चीज़ें वहाँ पर चल रही है। उसके बाद जब हमने यूपीआई ट्रांजैक्शन करना चालू किया तो कहा कि ये भारत में लोग पढ़े लिखे नहीं है, ये कैसे मोबाइल से ट्रांजैक्शन करें। लेकिन आज आप देखिए पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा यूपीआई ट्रांजैक्शन जो है वो भारत में। आप आज सब्जी वाले से जाएंगे तो आपसे वो बोलेगा कैश नहीं, पहले वो कहेगा कि हमें फ़ोन पे कर दीजिए। तो ये भी वक्फ में भी जो हमने संशोधन किया, ये संशोधन अभी ये लोग जो बवाल मचा रहे हैं, छटपटा रहे हैं अपने अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण, लेकिन कुछ समय बाद देखेंगे, मैं आपसे कह रहा हूँ मुस्लिम समुदाय को ही इसकी जानकारी होगी कि जो हुआ अच्छा हुआ। और ये टारगेट जो है ये मुस्लिम्स को टारगेट नहीं किया जा रहा है, ये टारगेट्स मुस्लिम्स में जो माफिया है जिन्होंने लैंड को पकड़ा है, और ये हिंदुओं के लिए भी किया गया। जो मैंने आपको बताया कि जमींदार जो थे, जमींदारी प्रथा को अबॉलिश किया गया ना, तो आप याद की जमींदारी प्रथा को जब अबॉलिश किया गया था उस समय जमींदार कितने रेजिस्ट करते थे, सब के सब लोग कोर्ट जा रहे थे, कह रहे थे हमारी ज़मीनें छीन ली गई, हमारे पुरखों की ज़मीनें छीन ली गई। सेम ये वही चीज़ कह रहे हैं कि हमारे पुरखों की ज़मीनें छीन ली गई, लेकिन इनको बाद मालूम चलेगा कि जो कुछ लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, उनके ऊपर ये टारगेट है और ये टारगेट सक्सेसफुल होगा। नीचे के जो मुस्लिम्स हैं उनको इससे फ़ायदा ही होने जा रहा है। झारखंड सरकार जेएमएम गठबंधन से चल रही है। कल जेएमएम का 2 दिनों से अधिवेशन चल रहा है, दूसरा दिन है। हम लोग जो बात करें तो दूसरा दिन है। पहले दिन ये बात कह दी कि हम इसको सिरे से इस कानून को खारिज करेंगे, बाकायदा इसके विरोध में ही रहेंगे। ठीक है। हालांकि विधानसभा से कब इसको रिजेक्ट करेंगे ये बातचीत नहीं हुई, लेकिन पुरजोर विरोध होगा। ठीक है। इस पर क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहली बात है कि 1954 में जो वक्फ कानून बना था, ये कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, किसी स्टेट ने नहीं बनाया था। 1995 में भी ये कानून सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, किसी स्टेट ने इसको नहीं बनाया था। 2013 में भी जो अमेंडमेंट हुआ है वो पार्लियामेंट में किया गया था, स्टेट द्वारा नहीं किया गया था। हमने जो कानून बनाया ये कोई नया कानून हमने नहीं बनाया, हमने जो ऑलरेडी वक्फ एक्ट चल रहा था 1995 उसमें हमने अमेंडमेंट किया है। हमने किस कानून में अमेंडमेंट किया है? पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए कानून में अमेंडमेंट किया है। और किसने किया है? पार्लियामेंट ने किया है। यानी यहाँ पिक्चर में कहीं पर भी स्टेट गवर्नमेंट जो पिक्चर में आ ही नहीं रहा है। और जहाँ तक बात है सुप्रियो भट्टाचार्य या जेएमएम के नेता बार बार कह रहे हैं कि लैंड स्टेट इशू, लैंड इशू, तो मेरा कहना है कि आप डिसाइड कर लीजिए पहले ये लैंड इशू है या धार्मिक इशू है। जब आपको अपनी बात करनी होगी तो लैंड का इशू है, स्टेट का ये हो रहा है, और जब आपको मुस्लिमों की बात करनी होगी तो ये धार्मिक इशू है। तो आप दोनों को डिसाइड कर लीजिए कि ये कौन सा इशू है। स्टैंड बिल्कुल साफ है। और अमित शाह जी ने सदन से कहा है कि भारत का कानून है, इसको आपको मानना ही होगा, आपके मन मुताबिक ये नहीं चलेगा। और भारत के संविधान ने ये कहा है कि जिनकी सरकार आएगी उनके पास राइट है, सरकार ने अपने राइट को यूज़ करके कानून को पास किया है। आपकी कल को अगर सरकार आती है तो आपके पास अधिकार रहेगा इस बिल को रिपील करने का, आप रिपील कर दीजिएगा। लेकिन जब तक हमारी सरकार है तब तक ये कानून जो है वो चलेगा, इसमें कोई लीगल अड़चन नहीं आने वाली। राइट सरकार के लोग और जेएमएम के लोग ये कह रहे हैं कि वो नहीं मानेंगे, वो बदलेंगे, वो रिजेक्ट करेंगे, तो मतलब ये क्या सिर्फ खुश करने के लिए? बिल्कुल खुश करने के लिए है, बिल्कुल पॉलिटिकल मामला। आप देखिए ना, ये तो हमेशा ऐसा मामला छेड़ते हैं कि जिससे कि इनको लगे कि भाई ये हम विक्टिम कार्ड हमेशा खेलते हैं। अब जेएमएम अपने घोषणा पत्र में कह दिया है कि हम जो झारखंड के लोगों को 75% रिजर्वेशन देंगे प्राइवेट सेक्टर में। ठीक है, मुझे बताइए कि आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसको बिना अमेंडमेंट किए आप प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन दे ही नहीं सकते हैं। लेकिन आपने घोषणा करने को घोषणा कर दिया। तो क्यों घोषणा किया? ताकि आपको सिर्फ ये दिखाना है कि भाई हमने अपना पॉलिटिकल मैसेज दे दिया कि हमें चाहिए। इनको मालूम है वो स्टैंड नहीं करने वाला है। जब इनकी सरकार थी तब इन्होंने कोई अमेंडमेंट ऐसा किया नहीं रिजर्वेशन को, और अब जो है रिजर्वेशन करके, मतलब कहने का ये मतलब है कि प्राइवेट सेक्टर में हम बार बार कह रहे हैं कि अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में जॉब देनी है झारखंड के लोगों को, देखिए कॉमन सेंस की हम बात करते हैं, बिल्कुल डॉक्ट्रिन ऑफ कॉमन सेंस में बात करेंगे, कहीं कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है।
अगर कोई कंपनी यहाँ पर आती है, मान लीजिए कोई इन्फोसिस रांची में इस्टेब्लिश होता है, तो किसी भी कंपनी को हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस लोकल लोग उसको चाहेंगे। क्यों चाहिए होंगे? सबसे पहली बात, लोकल लोग थोड़े कम सैलरी में काम करेंगे क्योंकि एचआरए का झंझट नहीं होता। दूसरी बात, जो लोकल लोग हैं वो लोकल कल्चर से वाकिफ़ होते हैं, तो सर उससे कंपनी को फ़ायदा होता है। तीसरी बात, लोकल लोग छुट्टी कम मांगेंगे कि छुट्टियों में घर जाना है, फेस्टिवल का जाना है, तो कंपनी हमेशा लोकल लोगों को फर्स्ट प्रेफरेंस देगी। लेकिन उसके लिए लोकल लोगों में स्किल डेवलपमेंट होना चाहिए। तो अगर केंद्र यहाँ की जो राज्य सरकार है ये यहाँ के लोकल लोगों में स्किल ऐसा डेवलप करेगी, तो जाहिर सी बात है अपने आप प्राइवेट सेक्टर में 75 का 100 में 100 रिजर्वेशन किनको मिलेगा? प्राइवेट यहाँ के लोगों को मिलेगा। आज यहाँ पर जो स्विगी चल रहा है, जोमेटो चल रहा है या फ्लिपकार्ट चल रहा है, उसमें कौन से लोग काम कर रहे हैं? लोकल लोग काम कर रहे हैं, उनका स्किल इन्होंने डेवलप कर दिया। लेकिन स्किल डेवलपमेंट के नाम पे झारखंड में क्या हो रहा है, तो आप देख लीजिए, स्किल डेवलपमेंट में फर्जी कैंप्स लगाए हैं। अभी भी कितने आईएएस ऑफिसर यहाँ के स्किल डेवलपमेंट के नाम पर रडार पे हैं। आंध्र प्रदेश का मैं कई बार एग्जांपल देता हूँ, आंध्र प्रदेश सरकार ने एक नया स्किल सेंसस चालू किया है, देखने के लिए कि झारखंड में जो बच्चे हैं उनके पास किस स्किल की कमी है, या फिर उनके अगर कोई एक अच्छा स्किल है तो उसको डेवलप कैसे किया जाए। इसके लिए स्किल सेंसस वहाँ पर किया जा रहा है। स्किल यूनिवर्सिटी बनाने की बात हो रही है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई भी स्किल के क्षेत्र में काम जो है वो नहीं हो रहा है। और इस वजह से जब इनको मालूम है कि नौकरी नहीं दे पाएंगे, तो तरह तरह के शगुफे छोड़ करके यहाँ के छात्रों को, यहाँ की जनता को भ्रमित कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट करा के फिर भेज दिया जाता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दूसरी कंपनियों में। देखिए, स्किल डेवलपमेंट में भी दो तरह के स्किल डेवलपमेंट होंगे। एक स्किल डेवलपमेंट हो गया सेमी स्किल डेवलपमेंट, जिसमें कि मान लीजिए सिलाई हो गया, कंप्यूटर हो गया, उसमें तो सरकार फैसिलिटी है ही है ये। दूसरा स्किल डेवलपमेंट हो गया कॉलेजेस के थ्रू। तो कॉलेजेस के क्या हाल है आप देख सकते हैं। जेपीएससी के अध्यक्ष नहीं 8 महीने, तो 8 महीने से कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्त नहीं किया जाएगा। एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी यहाँ पर आई है झारखंड में, नाम है अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी। और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन बहुत रिच फाउंडेशन है, वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है कॉलेजेस के फीस के ऊपर में। तो झारखंड के लिए बहुत अच्छी बात थी कि चलिए, सरकार के पास तुम्हारे पास दम नहीं है तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी आ रही है, और प्राइवेट यूनिवर्सिटी आकर के यहाँ पर जो कॉलेजेस चलाएगी, कोर्सेज चलाएगी। लेकिन आश्चर्य की बात है कि अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का MOU साइन हुआ 1.5 साल हो गया है, अभी तक अजीम प्रेम यूनिवर्सिटी का नक्शा पास नहीं हुआ है इस सरकार में। यानी वो कॉलेज कब बनेगा तो दूर की बात है। यानी कि आप तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई प्राइवेट बॉडी इसमें इनिशिएटिव ले रहा है तो आप उसको भी उस तरह से सपोर्ट जो है वो नहीं कर रहे हैं। तो यानी कि जो हायर स्किल्स की हम जो बात कर रहे हैं, वो हायर स्किल्स कहाँ डेवलप होते हैं? कॉलेज में डेवलप होता है, जिसके लिए 3 साल 4 साल 5 साल का कोर्स चलता है। तो जो सरकार के द्वारा चलाए जा रहे हैं कॉलेजेस में, उसकी हालत तो बिल्कुल ख़राब है। टीचर्स की कमी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होगी। जो प्राइवेट बॉडीज़ भी कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप उनको पूरी तरह से साथ नहीं दे रहे हैं, और इसका जो खामियाजा यहाँ के स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ा। आप देखिए ना, आज ही के न्यूज़पेपर में आया कि क्लास 11th के अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है, और ये कहाँ चल रहा है, अप्रैल आधा खत्म हो गया, और कह रहे कि मई में एग्ज़ाम होगा। मई में एग्ज़ाम होगा, उसका पेपर कब चेक होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा? मान लीजिए जुलाई अगस्त में रिजल्ट निकालते हैं, अगले साल का उसका 12th का एग्जाम, उसका समय कम बचेगा जैक बोर्ड का, तो उसको परसेंटेज कम आएंगे। अगर परसेंटेज कम आएगा तो क्या वो CBSE के बच्चों के साथ कॉम्पीट कर सकता है? तो आपने जो लेवल प्लेइंग फील्ड है उसी को आपने जो है कट कर दिया यहाँ पर। तो ये हमारे साथ अजय शाह हैं, प्रवक्ता हैं भाजपा के, और स्पष्ट तौर पे इन्होंने कह दिया है कि कोई भी सरकार केंद्र के किसी बनी कानून का उसको ना तो चेंज कर सकती है, और उस पर बाध्यता होगी कि उसको मानना ही पड़ेगा। उन्होंने और एक बात कही कि JMM के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि लैंड जो है वो स्टेट इशू है, और फिर वो कह रहे हैं कि धार्मिक भावनाओं को, या जो इस्लाम को मानने वाले हैं उनकी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि पहले वो तय कर लें कि इशू कौन सा है, धार्मिक भावना वाला इशू है या लैंड वाला इशू। तो इन्हीं से हम लोग बातचीत करने आए थे, पूरी बात कंप्लीट हो गई, बाकी मिलते हैं। जी हाँ।